हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 4 यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर में हमारा नाम लिखा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे ये पता होना चाहिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण कहलाते हैं जिनमें केवल एक ही चर होता है। अब चर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे मान ऐसे कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। इनके मान जो हैं ये बदलते रहते हैं, तो इन्हें हम चर कहते हैं। चर यानी कि चलने वाले, यानी बदलने वाले। और अचर का मतलब जिनके मान नहीं बदलते हैं, जैसे 1, 2 और 3। तो एक चर वाले यानी कि अगर ऐसा समीकरण लिखा है जैसे कि 2x + 1 = 0, तो इसमें एक ही प्रकार का चर है x। अगर ऐसा समीकरण लिखा होता 2x + y = 0, तो इसमें दो प्रकार के चर हो जाएंगे, पहला x हो गया और दूसरा y हो गया। तो इसमें दो प्रकार के चर हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही प्रकार का चर है। तो एक चर वाले समीकरण ऐसे समीकरण होंगे जिनमें केवल एक ही चर हो। अब जैसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 3y + 4 = 0, इसमें भी एक ही चर है। या फिर 2z = 1, ये भी एक समीकरण ही है, बराबर के इस तरफ संख्या भी लिख सकते हैं, और इसमें केवल एक ही चर है, z अकेला। तो एक ही चर होना चाहिए पूरे समीकरण में, तो एक चर वाले कहलाएंगे। इसके बाद बात करेंगे दो चर वाले। तो दो चर वाले समीकरण में दो चर आ जाएंगे, जैसे कि 2x + y = 0 हो गया। तो इसमें देखिए एक x चर है और दूसरा y हो गया, जैसे कि हो गया 2y + z = 0, ये भी हो सकता है। या फिर 3y = 1 + 2x, ये भी, इसमें भी दो चर हैं, पहला x है और दूसरा y है। अब दो चर वाले समीकरण हमने देखे और एक चर वाले समीकरण भी हमने देखे जिसमें एक ही चर है। लेकिन रैखिक का मतलब क्या होगा? रैखिक का मतलब होगा कि उन पर घात एक की होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना है कि घात एक की कैसे। इन सभी में आप देखोगे तो जैसे आप पहला समीकरण देखते हो तो ये एक चर वाला है, लेकिन साथ में ये रैखिक भी है। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक है मतलब यहाँ पर एक की घात है। अगर किसी भी चर पर कोई भी घात ना हो तो एक की घात मानी जाती है। तो आप सभी जगह देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक की घात है, यहाँ पर भी चर पर एक की घात है। आपको घात हमेशा चर पर ही देखना है। यहाँ पे देख लीजिए, दो चर हैं लेकिन दोनों पर एक एक की घात है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। यहाँ पर भी दो चर हैं, पहला चर है y और दूसरा चर है z, लेकिन दोनों पर घात कितने की है? घात तो एक एक की है, इसलिए रैखिक हो जाएंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं, जो कि हमारा पाठ का नाम है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यही है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिनमें दो चर होंगे और दोनों चरों पर घात हमेशा एक की होगी। अब जैसे दो चरों वाले दो ही घात, अब रैखिक के बाद क्या आता है? अगर एक की घात है, जैसे किसी चर पर एक की घात है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। लेकिन अगर चर पर दो की घात हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। ये हमने बहुपद में अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुपद नाम का जो अध्याय 2 था हमारा, उसमें हमने। अगर 3 की घात है तो बोलने लगते हैं त्रिघातीय समीकरण। तो इस तरीके से हम घातों के आधार पर ही उसे रेखीय, द्विघातीय या त्रिघातीय के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ऐसे होते हैं जिनमें दो चर होंगे और उन पर घात जो है एक की होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भी तो दो चर वाला है, जैसे कि 2x² + y, मैं आपसे कहूँ कि ये भी तो दो चर वाला है, तो इसे हम क्या दो चर वाला समीकरण कहेंगे? तो आंसर है हाँ, इसे हम दो चर वाला समीकरण तो कह सकते हैं, दो चर वाला समीकरण तो हम कह सकते हैं। लेकिन हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि घात कितने की है? दो की। तो इसे हम दो चर वाला द्विघातीय समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि इस पर दो की घात है। लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण तभी माना जाएगा जब घात अधिकतम एक की हो, लेकिन यहाँ पर तो दो की घात है, इसलिए दो चर वाला ये कौन सा होगा? द्विघातीय समीकरण। तो उम्मीद है कि आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 की। तो प्रश्नावली 4.1 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना है। जैसे इसमें बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए या रैखिक समीकरण लिखिए।
तो केवल हमें रैखिक समीकरण ही लिखना है और कुछ भी नहीं। तो इसमें एक नोटबुक की कीमत जो है, तो यहाँ पे हमें पता तो है नहीं कि नोटबुक की कीमत कितनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत, और दूसरी चीज़ है कलम। पहली चीज़ क्या है? नोटबुक। पहली चीज़ है नोटबुक और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कलम। तो नोटबुक हमने यहाँ पे लिखा, और क्या लिखा इसको पहले में हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। नोटबुक और दूसरी चीज़ क्या है? कलम। तो जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो कलम की जो भी कीमत है उससे 2 गुनी है नोटबुक की कीमत। अब इसे हमें समीकरण के रूप में दर्शाना है। तो मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत जो पहले लिखा है, जो पहले नंबर पर लिखा है, उसे हम x मानेंगे। तो नोटबुक की कीमत हम मान लेते हैं कि x है। अब नोटबुक की कीमत x है, तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की। अब कलम की कीमत यहाँ पे देखिए, दो चरों वाला हमें, तो कलम की कीमत में हमें दूसरा चर लेना है, क्योंकि नोटबुक को हमने एक चर के रूप में मान लिया है। तो कलम की कीमत हम मान लेते हैं 22। तो कलम की कीमत की क्या होगी? दुगनी। तो यहाँ पे आपको एक समीकरण मिलेगा x बराबर 2y। क्या मिलेगा? x बराबर 2y। नोटबुक की कीमत यानी कि x कलम की कीमत की यानी y की 2 गुनी। बस यही आंसर आ जाएगा। तो कैसे इसको जमा के लिखोगे? माना नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत क्या होगी? 22 रुपये। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या पूछा गया है? जो हमें शर्त दी गई है वैसे ही हमें जमा देना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है एक नोटबुक की कीमत, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत की दुगनी है, यानी कि कलम की कीमत की 2 गुनी कर दी। अब नोटबुक की कीमत कितनी है? नोटबुक की कीमत है x। तो यहाँ पे हमने लिखा x, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया, फिर ये 2 लिखा है तो 2, और कलम की कीमत कितनी है? 22। अब इसका आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर 2y के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हमें एक समीकरण मिलेगा और यही हमारा अभीष्ट समीकरण होगा। और इसमें दो चर हैं, पहला चर x है और दूसरा चर y है, और ये रैखिक भी है, कहीं पर 2 की घात नहीं है, सब पर 1 की घात है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसमें दिया गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो हमें सीधी सी बात यह है कि हमें ज्ञात करना है a, b और c के मान। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो x के साथ लिखा है वो a का मान है, जो y के साथ लिखा होगा उसे हम b का मान कहेंगे, और जो बराबर के इस तरफ रहेगा अगर, तो सबसे पहले हमें बराबर के इस तरफ लाना है। तो ये जो पूरी संख्या, ये जो धन की है, ये ऋण की हो जाएगी, यानी माइनस की हो जाएगी, तो सी का मान होगा माइनस में। तो लेकिन हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा गया, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि आप डायरेक्ट बिना हल करे बता सकें। लेकिन उसके पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि हमें जो समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35, इसकी तुलना इस समीकरण से करने के लिए बोला गया है। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क है। क्यों? इसके बराबर 0 है, लेकिन इसके बराबर 0 नहीं है, इसके बराबर तो कुछ संख्या है। तो पहले हमें इस समीकरण को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे? तो बहुत ही सिंपल है। इसको इसके भी बराबर 0 हमें लाना है, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ, यानी इस संख्या का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं। तो कैसे होगा? आप लिख सकते हो व्यवस्थित करने पर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्यवस्थित करने पर। जब तक आप क्या करोगे, बराबर में 0 नहीं करोगे, तब तक आप ए बी सी के सही मान नहीं निकाल सकते। तो व्यवस्थित करने पर हमें कोई भी समीकरण दिया हो, हमें उसके बराबर में 0 चाहिए, तो इसको इस तरफ ले आते हैं। तो पहले इसको तो ले जाना नहीं है, इसको ज्यों को त्यों लिख दिया। इसके बाद ये जो 3y है, इसको भी हमने ज्यों को त्यों, क्योंकि इसको भी नहीं ले जा रहे हैं। अब ये जो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा, तो ये प्लस का है, अब इसको इस तरफ ले आओगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 9.35 हो जाएगा। ये माइनस का हो गया ना। तो जब ये इस तरफ पहुंच गया, यानी कि ये आ गया माइनस में, तो बराबर किस तरफ कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। अब बहुत ही सिंपल है, जो x के साथ लिखा है वो a का मान, जो y के साथ लिखा है वो b का मान, और जो संख्या पूरी आपको दिख रही है चिन्ह सहित, वो पूरा का पूरा c का मान होगा।
तो अब इस समीकरण की तुलना आप लिखोगे उपरोक्त समीकरण की तुलना। आपको जैसे अगर क्वेश्चन के रूप में आता है तो इस तरीके से लिखना होगा, बाकी आप यहीं पे बता सकते हो ABC के मान। लेकिन अगर आपको हल करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसा लिखोगे, उपरोक्त समीकरण, यानी कि उपरोक्त का मतलब ये वाला समीकरण, तो उपरोक्त समीकरण की तुलना, यहाँ पे हमने लिखा कि उपरोक्त समीकरण की तुलना अब जो समीकरण हमें दिया गया उससे करने पर। तो ये क्या दिया गया है, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 से करने पर, तो इससे हम तुलना करेंगे। तो लिख बस देना है, तुलना करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा x के पास जो लिखा है वो a का मान है, तो a बराबर 2 हो जाएगा। जो y के पास लिखा है वो सीधा b का मान है, तो b बराबर कितना होगा, 3। जो y के पास है वो b का मान है, जो x के पास है वो 2 का मान है, a का मान, और c का मान कितना हो जाएगा, सीधा ये पूरी संख्या, तो माइनस की 9.35। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ax प्लस by है, तो ax की तुलना x से की, तो a की तुलना 2 से हो जाएगी। by में y की तुलना y से की, तो b की तुलना किससे हो जाएगी, 3 से। और c तो पूरा अचर पद ही है, तो ये पूरा ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, बस यहाँ पे और इसमें क्या फ़र्क है। अगर आप इसमें बताते तो मैंने जो ट्रिक बताई है आपको कि x का मान, x के पास जो लिखा है वो a का मान, y के जो पास लिखा है वो b का मान, और जो अचर पद है वो c का मान। तो आप हो सकता है कि ये प्लस में बोल देते कि हाँ ये पूरा जो बचा है वो c का मान हो जाएगा 9.35। लेकिन ये वाली ट्रिक आपको तब तक नहीं लगानी है जब तक उस समीकरण के बराबर में 0 ना हो। तो जैसे हमने व्यवस्थित किया, अब व्यवस्थित किया तो इस समीकरण के बराबर में 0 आ गया। अब आप ट्रिक लगा सकते हो कि x के पास जो लिखा है वो a का मान, y के पास जो लिखा है वो b का मान, और जो हमारा अचर पद है वो सीधा c का मान हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं इन सवालों को। देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो अब इसमें हमें ABC के मान निकालना है। तो क्या बताइए, इस समीकरण को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है? तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस समीकरण में पहले से ही बराबर में 0 है, तो अब इसको क्या व्यवस्थित करना है, इसको व्यवस्थित नहीं करना है। तो अब हम डायरेक्ट तुलना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, व्यवस्थित तो है, अब डायरेक्ट हमें लिखना है उपरोक्त समीकरण की तुलना AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 से करने पर। तो अब इसमें क्या करना है, सीधी सी आपको वही ट्रिक लगाना है। x के पास जो कुछ भी लिखा है वो a का मान, यानी x का गुणांक जो कुछ भी है वो a का मान होगा। तो a बराबर अब आपको बताना है कि क्या है। तो x के पास तो आप कहोगे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा दिख रहा है तो यहाँ पे 1 माना जाता है। इसका गुणांक क्या माना जाएगा, 1। 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का गुणा x में होगा तो फिर 0 हो जाएगा, तो क्या माना जाता है, 1। तो a का मान आपको मिलेगा 1। अब b का मान कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको बताया है कि b का मान जो भी y के पास जो भी लिखा है वो पूरा b का मान है। तो y के पास में तो बटे में 5 लिखा है, लेकिन ऊपर यहाँ पे y के पास तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या माना जाता है, यहाँ पे 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1। लेकिन ये माइनस है, तो माइनस चिन्ह जब भी आपको दिखे तो वो माइनस भी आपको लिखना है। तो b का मान होगा माइनस, पहले तो ये माइनस लगाना है आपको, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1, और बटे में 5 तो आपको दिख रहे हैं, तो ये 5। तो जो b का मान है वो होगा -1/5। इसके बाद c का मान आपको पूरा, ये अचर पद आपको दिख रहा है ना, ये पूरा c का मान हो जाएगा -10। तो ये आपके ABC के मान आ जाएंगे। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमें ABC के मान बताना है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या इसको हमें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, इसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बराबर में 0 नहीं है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण को व्यवस्थित करने पर। तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले -2x को हमें कहीं नहीं ले जाना है, तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। इसके बाद ये 3y है, इसको भी कहीं नहीं ले जाना है, तो इसको भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। लेकिन ये जो 6 है, इसको जब हम इस तरफ लाएंगे, इस 6 को कहाँ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, तो बराबर में 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इस 6 का चिन्ह बदलेगा। अभी इसका कौन सा चिन्ह है, तो अभी तो दिख नहीं रहा, और जब दिख नहीं रहा है तो ये प्लस का माना जाता है। अब ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। तो अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं हमारे समीकरण, और यहाँ पर ही आप डायरेक्ट बता सकते हैं x के पास जो लिखा है वो a का मान हो जाएगा, y के पास जो लिखा है वो b का मान हो जाएगा, और जो पूरा अचर पद है ये c का मान। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको उस समीकरण को केवल व्यवस्थित करना है। यदि व्यवस्थित पहले से है तो वो भी नहीं करना है, लेकिन यदि व्यवस्थित नहीं है
तो आपको व्यवस्थित तो कर देना है, उसके बाद x के पास जो लिखा है वो a का मान, y के पास जो लिखा है वो b का मान, और जो अचर पद है वो c का मान। तो अब हम लेकिन इसको यदि सॉल्व करने की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा हम लोग अब इसके आगे क्या लिखते हैं कि अब इसकी तुलना करेंगे। तो ये भी हम लिख देते हैं कि उपरोक्त समीकरण की तुलना ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तो अब हम तुलना करेंगे। तो a का मान हमें बताइए कितना होगा। a का मान सीधा जो x के पास लिखा है -2। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान होगा 3 और c का मान होगा -6। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है x बराबर 3y। तो सबसे पहले ये बताइए क्या इसको व्यवस्थित करना होगा, मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसको व्यवस्थित करना है। आंसर है, बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर। हाँ, इसे व्यवस्थित करना है क्योंकि इसके बराबर में 0 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण को व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित कर लेते हैं, और व्यवस्थित करने के लिए क्या होगा कि ये जो संख्या है इसको इस तरफ ले आना पड़ेगा जब बराबर में 0 आएगा। तो x तो पहले से था, और ये प्लस का 3y है क्योंकि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये प्लस का 3y है, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा, 0। तो जैसे ही बराबर में 0 आ जाता है तब हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तो अब हम तुलना कर देंगे। तो जो x के पास लिखा है वो a का मान होगा। तो x के पास इस बार कुछ भी नहीं लिखा है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या लिखते हैं, a का मान बताइए। हाँ, 1 लिखते हैं क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। अब आपको बताना है कि b का मान कितना होगा, बताइए b का मान कितना होगा। तो -3, क्योंकि जो y के पास होता है वो b का मान। और c का मान कितना है, अब आपको बताना है c का मान। तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो c का मान हो जाएगा 0। इस तरीके से ये चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग पांचवें प्रश्न की। तो क्या बताइए इसको व्यवस्थित करना है। तो हाँ, इसको व्यवस्थित करना है क्योंकि इसके बराबर में 0 नहीं है। तो हम लिखते हैं उपरोक्त समीकरण को व्यवस्थित करने पर। तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। ये माइनस का 5y है, इसको इस तरफ ले आओगे तो प्लस का होगा ना। तो 2x प्लस 5y अब आ गया बराबर में 0। देखिए ये आ गया बराबर में 0। तो अब हम तुलना कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। तो x के पास जो लिखा है वो a का मान है, तो x के पास क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो x का मान हो गया 2। अब इसके बाद y के पास जो लिखा है वो b का मान, तो y के पास तो 5 लिखा है, तो b का मान कितना हो जाएगा 5। और अचर पद है नहीं तो c का मान क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से ये पांचवा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आप छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो छठवें क्वेश्चन में बताइए इसको क्या व्यवस्थित करना है। सोचिए जरा, क्या इसको व्यवस्थित करना है। आंसर है नहीं, क्योंकि इसके बराबर में पहले से 0 है। तो अब डायरेक्ट हम इसकी तुलना कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो चलिए तुलना कर देते हैं। x के पास जो लिखा है वो a का मान होगा। तो x के पास क्या लिखा है 3, तो a का मान कितना होगा 3। जो y के पास लिखा है वो b का मान, लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर तो y है ही नहीं। तो y का मान b का मान अब इस बार क्या होगा 0, क्योंकि y नहीं है। यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है कि आप x के आगे जो लिखा है वो तो a का मान समझोगे, लेकिन जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसे b का मान समझकर आप 2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि b का मान तो सिर्फ वही हो सकता है जो y के साथ लिखा हो। लेकिन क्या यहाँ पे y लिखा है क्या, तो आंसर है y तो नहीं लिखा, इसलिए b का मान क्या हो जाएगा 0। और अचर पद अकेला लिखा है तो ये तो c का मान है +2। तो इस तरीके से छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम सातवें प्रश्न की। तो बताइए क्या इसको व्यवस्थित करना है। नहीं व्यवस्थित करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि इसके बराबर में 0 है। तो बराबर में 0 है तो अब व्यवस्थित नहीं करेंगे। फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, तो तुलना कर देंगे। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। चलिए हमने तुलना तो यहाँ पे करने के लिए लिख दिया है, लेकिन अब हमें तुलना करना है। तो जो x के पास लिखा होता है वो a का मान होता है। तो चलिए बताइए क्या यहाँ पर x है क्या, नहीं है। यहाँ पे x तो है नहीं, तो x नहीं है तो a का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब ये बताइए कि क्या b का मान है। तो हमने लिखा कि b बराबर, अब b कैसे निकालते हैं, जो y के पास लिखा होता है उसे ही हम b कहेंगे। तो y तो यहाँ पे है, यानी कि y के पास यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। तो b का मान कितना होगा 1 हो गया। x नहीं लिखा है तो इसलिए a का मान क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे y तो है, y के पास तो 1 माना जाता है। और c बराबर आपका होगा ये पूरा -2। याद रखिए इस प्रकार के सवालों में माइनस का चिन्ह यदि है तो वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो वो नहीं लिखते, क्योंकि प्लस तो यहाँ पे है लेकिन माइनस नहीं होता। इसमें तुलना इसी से हो रही है इसलिए वो माइनस भी लिखना पड़ता है। तो ये हो गए ABC के मान, कितने सिंपल है। इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे।
ये रहा 8वां क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि क्या इसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है हाँ, इसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बराबर में 0 नहीं है। क्या नहीं है इसके बराबर में? 0 नहीं है। तो चलिए पहले तो हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हमने लिखा व्यवस्थित करने पर, तो व्यवस्थित करना है तो हमने सबसे पहले 5 लिखा। इसके बाद ये जो 2x है, ये प्लस का 2x है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और बराबर में क्या आएगा? बराबर में 0 आएगा। अब यहाँ पे हमें इसकी तुलना करनी है ax प्लस by प्लस c से, तो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे a का मान क्या होता है? a का मान वही होता है जो x के साथ में लिखा हो। आपको याद रखना है x की जोड़ी a से है, y की जोड़ी b से है और अचर पद की c से है। तो यहाँ पे पहले नंबर पर x नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो a का मान कितना होगा बताइए? a का मान तो वही होगा जो x के बगल से लिखा होगा। तो x इस बार यहाँ पे है, तो x के बगल से क्या लिखा है? -2, तो a का मान होगा -2। b का मान क्या होगा? b का मान तो वही होगा जो y के साथ में लिखा होगा। बताइए क्या यहाँ पे y है? आंसर है y तो है ही नहीं समीकरण में, तो इसलिए b का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और c का मान वही होगा जो अचर पद होगा, यानी कि केवल और केवल संख्या होगी। तो संख्या यहाँ पे क्या है? 5 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 5, प्लस का है क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस ही रहेगा। इस तरीके से 8वां प्रश्न यहाँ पे समाप्त।